नमस्ते, मेरा नाम है दीपक तेंदुरिया। परख के इस खास अंक में आपका स्वागत है। परख में आप मुझसे पहले प्रोफ़ेसर कमल नयन को तमाम अवधारणाओं पर चर्चा करते, तमाम किताबों पर विस्तृत चर्चा करते हुए देख चुके हैं। इस इंटरव्यू सीरीज़ में इससे पहले हमने इतिहासकार प्रोफ़ेसर रामचंद्र गुहा जी का इंटरव्यू किया था और आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी जी, जिनकी भगवा का राजनीतिक पक्ष किताब पर हम चर्चा करेंगे। सबा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत और बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? हाँ, नमस्कार। एकदम बहुत अच्छा। ज़रूर, हाँ, कहिए। अ, आपने हमारी किताब अंग्रेज़ी की पढ़ी है कि हिंदी वाली जो वाणी प्रकाशन ने प्रिंट की थी? कौन-सी जी एडिशन आपने पढ़ी है? हिंदी में पढ़ा है मैम मैंने 2019 में जो छपा था। अच्छा, अच्छा, जी। वेरी गुड, ठीक, अच्छा। बताइए दीपक, हाँ। सबा जी सबा जी वैसे किसी परिचय की मोहताज नहीं, हमारे सब दर्शक उन्हें उनके लेखों को पढ़ते रहे हैं। लेकिन अमूमन औपचारिक पत्रकारिता के तहत सबा जी वरिष्ठ पत्रकार रही हैं, आउटलुक और इंडिया टुडे जैसी रिसालों में काम कर चुकी हैं और इस वक़्त बहुत बेहतरीन आर्टिकल्स उनके आप पढ़ सकते हैं। मुझे भी कई चीज़ों को समझने में आपके आर्टिकल से बहुत दृष्टि मिलती है मैम। धन्यवाद, शुक्रिया, हाँ। अ, सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत से पहले एक आरंभिक टिप्पणी मेरी ओर से। मैम इस किताब को लिखने के लिए शुक्रिया इसलिए चूँकि जब मैं पैदा हुआ, साल था 2000 और महीना था अगस्त, प्रधानमंत्री इस देश के अटल बिहारी वाजपेयी थे और जब मैं 10th क्लास में आया 2014 में तब नरेंद्र मोदी का उत्थान हो रहा था और फिर 19 तक तो मैं अपनी कॉलेज ग्रेजुएशन में पहुँचा। तो मुझे वर्तमान को समझने में, पास्ट के कई संदर्भों को समझने में इस किताब से बहुत मदद मिली। तो इसलिए मिलेनियल जनरेशन की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुक्रिया इस किताब को लिखने के जी, लिए, ताकि हमारी जी। समझ जी, शुक्रिया कि अब आपने पढ़ी किताब और आप जो राजनीति और जो हमारे दुनिया, हमारे देश में जो हो रहा है, उसकी आप खबर रख रहे हैं। आप छात्र हैं, लेकिन इस सब मुद्दों की खबर रख रहे हैं। तो शुक्रिया मैं आपको भी अदा करती हूँ। कहिए। हाँ। थैंक यू मैम। मैम इस किताब में मुझे कई किस्से बहुत अच्छे लगे, वो बहुत शानदार पूरी किताब लगभग बहुत ऐसी बोझिल भाषा में नहीं थी, सबसे अच्छी बात ये थी क्योंकि हमारे मिलेनियल्स पर शिकायत रहती है कि बहुत ज़्यादा टफ वक़्त नहीं पढ़ते हैं। मुझे सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ से करना है, जो कि बहुत इनफेमस क्वेश्चन भी है। मैं बीते 1 महीने लौटता हूँ, 5 अगस्त 2020 राम मंदिर शिलान्यास हो रहा था। योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में कहते हैं कि हमारे विचार परिवार के प्रमुख मोहन भागवत जी यहाँ उपस्थित हैं। संघ और भाजपा के जिस तरह रिश्ते रहे हैं, आप उसे बहुत कई गुना बेहतर जानती हैं। हमने जितना पढ़ा समझा उसमें ये था कि भले औपचारिक रूप से वो ये कहें कि नहीं-नहीं हम तो सिर्फ संगठन हैं, लेकिन उनका दखल-अंदाज़ी रही थी। तो अब क्या वाजपेयी से लेकर के मोदी तक में सबा जी ये रिश्तों में बदलाव आया है कि पहले तो वाजपेयी चाहते थे कि नहीं सैद्धांतिक दूरी बनी रहे। आपके साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि नहीं हम तो सैद्धांतिक रूप से बहुत अलग-अलग हैं। तो अब क्या ये औपचारिक जैसे देशज भाषा में को तो खुला के फर्रुखाबादी है कि नहीं संघ और भाजपा बिल्कुल एक है और अब हम ये औपचारिक मंचों से इस बात को स्वीकारेंगे। तो कैसा जी, परिवर्तन आप देखती हैं नहीं, वाजपेयी बहुत से लेकर बड़ा, मोदी के दौर में? बहुत सारे बहुत परिवर्तन आ चुके हैं वाजपेयी के ज़माने से और आज तक। वो कोalition की सरकार थी और उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, जी, जिसके रहते हुए आरएसएस आगे नहीं दिख नहीं सकती थी आरएसएस, लेकिन वो ओपनली दिख नहीं सकती थी। और जो भी इनके हुँ, आइडियोलॉजी के जो 3 खास मुद्दे थे, आर्टिकल 370 को अबॉलिश करना, राम मंदिर बनाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तीन हुँ, थे जो कॉमन हुँ, मिनिमम प्रोग्राम से हटाए गए। जब वो कॉमन 98 में। मिनिमम प्रोग्राम अनाउंस हुआ था, उस हुँ, जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह सब जिंदा थे, और जिंदा हैं अभी। सॉरी, मैं मिक्सअप हो रही हूँ, लेकिन बहुत दिनों से उनकी हुँ, कोई खबर नहीं आई है। हाँ, अटल जी तो गुजर गए, हाल राइट, अटल जी तो गुजर गए, लेकिन वो भी बहुत सालों तक बिल्कुल अन अनवेल थे, और कुछ ओल्ड एज की वजह से। 2005 के और बाद से लगातार। हाँ, 2005 से, हाँ, ऐसे ही था उनका। जॉर्ज साहब भी हुँ, थे, और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया जिसमें उनकी आइडियोलॉजिकल इश्यूज भाजपा की हटाई गई उसमें। अब जो हुँ, नरेंद्र मोदी का जो जमाना आया है, वो हुँ, सिंगल मेजॉरिटी का जमाना आया है। मोदी खुद भी हुँ, शख्स ऐसे हैं जो हुँ, ज्यादातर, उनकी पूरी पर्सनालिटी अलग है वाजपेयी से। वाजपेयी पार्लियामेंटेरियन थे, वो सालों हुँ, से उनके रिश्ते बने हुए थे लेफ्ट के लीडर्स से, हर पॉलिटिशियन से। वो हुँ,
वो पार्लियामेंट जाने में, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बहुत ऊंचे दर्जे में चेरिश करते रखते थे। हाँ, और मोदी जी बिल्कुल अलग किस्म के लीडर हैं। वो कह सकते हैं ज्यादातर एक ऑटोक्रेट टाइप शख्स हैं। वो ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू गवर्न करते हैं। उनके हैं। आसपास कोई अदर दूसरा कोई पावर सेंटर होता नहीं है। और ये गुजरात में भी मॉडल था और ये दिल्ली में भी मुझे लगता है। अमित शाह क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि वो उनका काम कार्य करें, लेकिन वो अलग पावर सेंटर नहीं है। तो मोदी जी अलग किस्म के शख्स है। दूसरी बात, कोई सिंगल पार्टी रूल है और वो आइडियोलॉजिकल रूल है। और उनका क्वाइट आजकल ओपनली कि अंदर से सिस्टम को बदलेंगे। ये नेहरूवियन हिंदुस्तान जो हमें मिला है उसको हम हटाएंगे, आरएसएस के लोगों को हर जगह बिठाएंगे। ये सब तो ओपनली अब हो रहा है, अब कोई छिपने वाली बात है ही नहीं। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि ये सवाल आज इतना रेलेवेंट है ही नहीं जो सवाल हम उस दिनों में वाजपेयी जी के जमाने में हम लोग ये सवाल पूछते थे कि क्या पार्टी सुप्रीम है कि संघ सुप्रीम है। संघ अब सुप्रीम है, दोनों हाँ। साथ साथ काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है संघ कभी मोदी जी को चैलेंज नहीं करेगा, क्योंकि मोदी जी के जरिए उनको इतना पावर मिला है। उनके लोग हर जगह, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में, हर जगह नौकरियां मिल रही हैं लोगों को। तो संघ कभी मोदी जी को चैलेंज नहीं करेगा। मतलब हाल में जो फॉरसीएबल फ्यूचर जो हमें दिख रहा है उसमें कभी चैलेंज नहीं करेगा। वैसे लेकिन अटल जी के जमाने में बहुत बार संघ ने उन्हें चैलेंज किया। आपकी किताब में बहुत अच्छे विवरण है इसके पूरे। बहुत सारे ओकेजन से जब संघ ने उन्हें चैलेंज किया और वो आगे अच्छा, पीछे वो थोड़ा फ्लिप फ्लॉप करते थे ऐसे तो आइडियोलॉजिकल मुद्दों को लेकर। जी बोलिए। मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए उसको थोड़ा सा नई कड़ी में जोड़ रहा हूँ। जैसे आपने अभी 3 मुद्दों की बात करी, हम सब जानते हैं। राम मंदिर का निर्माण नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश से उसका निर्माण होना है। 370 एब्रोगेशन 5 अगस्त 2019 को हो गया। समान नागरिक संहिता, नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई भरोसा नहीं, वो कब किस तरह का अध्यादेश लाकर कब क्या कर दें। तो अब क्या संघ का मैम प्रेशर रह पाएगा सभा में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पे, क्योंकि उनके तो मुद्दा विहीन हो चुके हैं। क्या अब संघ वैसे कोई जैसे नहीं पहले नहीं था कि बार बार दबा करके, क्या अब संघ प्रेशर फोर्स रह पाएगा या बिल्कुल मुद्दा विहीन हो चुके हैं? नहीं नहीं, आप क्या सोच रहे हैं अभी संघ? देखिए, ये बात आप कभी ना भूलिए कि 2019 में भी भाजपा का वोट शेयर 37.8 ऐसे जी कुछ था। एनडीए का वोट शेयर जी 45% था। हिंदुस्तान के जी 55% लोगों ने अभी भी बीजेपी और एनडीए को वोट नहीं दिया, लेकिन वो वोट स्कैटर्ड था, जी। रीजन से आया। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है। और आप ये कभी मत भूलिए कि ये हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, अभी अमेरिका की भी, यूएस की भी बहुत बातें हो रही हैं, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहां एक डायरेक्ट प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो पार्टी दूसरी पार्टी से ज्यादा सीट पाती है वो पावर में आती है। हाँ, और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में तो इसमें तरीका ये होता है कि आप दूसरी पार्टी का वोट बटा रहे, छोटी छोटी पार्टियों का वोट बटा रहे। 2014 में मुझे याद है मायावती का 20% वोट था और एक भी सीट नहीं थी उत्तर प्रदेश एक भी में, एक सीट नहीं थी। जी 20% वोट जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो हिंदुस्तान में नहीं है। आराम से। हिंदुस्तान का जो सिस्टम है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप ये मत समझिए कि हमने उन्होंने कि उत्तर प्रदेश में जीत हो गई, इसका मतलब है कि हार कभी नहीं हो सकती। आज के दौर में लग रहा है कभी नहीं हो सकती, लेकिन इसमें जो एडवांटेज जो बीजेपी के हाथ में है वो है संघ परिवार का काडर। वो हर जगह लॉकडाउन के दौरान हर जगह बीजेपी वाले प्रांतों में संघ के काडर ने खूब खूब जोश से काम किया है। जब त्रिपुरा जैसा प्रांत, छोटा सा स्टेट है जो लेफ्ट रूल था, उसमें ज्यादातर काम संघ के काडर ने किया है।
हर जगह सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे केरल, केरल में बहुत काडर है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन किसी कोई वजह है कि केरल उनके हाथ आता ही नहीं है, ज्यादातर होता नहीं। टीवी में खूब बातें होती हैं साबरीमाला को लेकर, लेफ्ट और संघ काडर के बीच में जो वायलेंस होता है, इनकी खूब बातें होती हैं, लेकिन वो स्टेट अभी तक आया नहीं है हाथ में बीजेपी के, और ना ही गुंजाइश है कि वो आएगा। कोशिश, लेकिन संघ परिवार के काडर कभी कोशिश खत्म नहीं करते हैं। और ये कहना कि होल्डिंग ऑपरेशन भी चलता जाएगा बिना संघ के, संघ का इसमें बहुत अहम रोल है। जो आज के हिंदुस्तान में जो भाजपा की जो हेजेमनी है, मैं हेजेमनी शब्द यूज कर रही हूँ, डोमिनेशन, हेजेमनी, उसमें संघ का बहुत बड़ा रोल है। मोदी जी अपने आप संघ के बिना संभाल पाएंगे? ये गलत, हम ये गलती होगी हमें ये समझना। और ये अच्छा। और बड़ी गलती इसलिए भी होगी कि आप उनकी कैबिनेट को देखिए, कहाँ स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं? कोई टैलेंट कुछ खास दिख रहा है आपको? बस एक वो ही है वो ही हैं जिन्होंने पूरी एक इमेज बनाई हुई है। ओके मैम, इस सवाल को मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ, और इसमें मेरी सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी आपसे समझने के लिए, जब से मैंने आपकी किताब पढ़ी थी। आडवाणी और वाजपेयी के संबंधों के बारे में आपने अपनी किताब में पूरा एक अलग से चैप्टर भी है उस पर, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहता हूँ कि क्या कभी जैसे गोविंदाचार्य से उन्होंने कहा ही था कि एक राजनेता का सम्मान के लिए दूसरे का अपमानित करना जरूरी थोड़ी है, तो क्या आडवाणी ने कभी डेंजर पजेज नहीं करा वाजपेयी जी की पोजीशन के लिए? वो मानकर थे सेकंड नंबर, अपने आप को कंप्लीटली मान चुके थे? क्योंकि आपकी किताब में भी ये लाइन आती है कि संगठन पर और दल पर आडवाणी जी की अच्छी पकड़ थी। तो वाजपेयी और आडवाणी जी के रिश्ते कैसे थे? क्या बिल्कुल सेकंड नंबर वो मान चुके थे, या कभी-कभी धीरे थोड़ा पोजेस करते थे कि मैं भी उस पोजीशन पहुंच? नहीं, काफी टेंशन होते थे, अलग किस्म के अंदर से टेंशन होते थे, लेकिन वो लोग दो शख्स ऐसे थे जिन्होंने सालों साथ साथ काम भी किया। उन्होंने, वो थे वाजपेयी आडवाणी की जोड़ी ने बीजेपी को ये दिखाया कि हिंदुस्तान में, दिल्ली में पावर पॉसिबल है। और आडवाणी जी क्यों हट गए? उन्होंने राम जन्मभूमि का संगठन लीड किया था, बहुत सारे केसेस थे उनके खिलाफ। वो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी की कभी सिंपल मेजोरिटी आ सकती है हिंदुस्तान में। हमेशा लग रहा था कि कोalition के जरिए ही बीजेपी को राज करना पड़ेगा, कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी कोalition में। और ये सब मानते थे कि कोalition में आडवाणी जी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि काफी सारी पार्टीज जो एनडीए में थी, उन्होंने राम जन्मभूमि मूवमेंट से वो अलग रहना चाहते थे। हाँ, और जिसके उसके बाद जो वायलेंस हुए, दंगे हुए, राइट्स हुए, बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन भी उस जमाने में, आप समझिए, आज हम लोग भूल गए हैं, आप दूसरे जनरेशन के हैं, वो एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता था ज्यादातर। हाँ, ये मोदी जी के आने के बाद मीडिया जिस तरह से बदली है, जिस तरह से सारा पैसा एक तरफ गया है, कि वो नैरेटिव थोड़ा आपको सुनने में नहीं आता है। तो आडवाणी जी ने खुद सोचा कि स्ट्रेटेजिकली एक वाजपेयी जैसा मॉडरेट फेस, एक कंसेंसस कैंडिडेट दूसरी पार्टीज के लिए बन सकता है, ऐसे दौर में जब लोग कांग्रेस के खिलाफ जाने के मूड में थे। और उनका ये सही असेसमेंट था, ये गलत असेसमेंट नहीं था, कि इमेज, पॉपुलर इमेज वाजपेयी की थी, और जो संघ से बात करना था, ये सब वाजपेयी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि संघ के लोगों से बात हाँ, वो करें। जनसाधारण वाली। बोर होते थे, वो यूं लगता था सोने वाले हैं। उनको इसमें दिलचस्पी थी नहीं। उनको मजा आता था पार्लियामेंट में, कभी कभी थोड़े, वो जब तक वो पावर में आए तो थोड़े बुजुर्ग हो गए थे, लेकिन जवानी में उनको बहुत मजा आता था विदेश यात्रा, विदेश दौरा हाँ, करते हुए। जब तक वो प्रधानमंत्री बने तो उनकी सेहत, उम्र भी काफी हो गई थी, सेहत, घुटने उनकी वाला घुटनों में तकलीफ ऑपरेशन हो हुआ रही था। थी। और वो चिढ़ते थे कि क्या ये हमें ये सब बात, इन लोगों से बात करनी पड़ रही है। वो सब काम वो खुद आडवाणी जी पर थोपते थे। लेकिन बीच में जब थोड़ी बहुत क्या बोलते हैं, मतभेद हुआ दोनों में, तो फिर वाजपेयी जी भी संघ की बात कभी कभी बीच में एक दाव के तरह एक बार कह देते थे, संघ इज माय सोल, ऐसा कुछ कह देते थे।
हाँ, उनका कभी एक कभी। तरीका था, लेकिन असल में वो उनको अपने पार्लियामेंट के एमपीज वगैरह से मिलने में मजा आता था। कुछ खास उनके हम्म, दोस्त थे, उनके प्राइवेट हम्म, दोस्त थे। वाजपेयी जी ऐसे शख्स थे बीजेपी में, जी। हम लोग सब जानते थे कि उनके एक कोई मित्र हैं। दो शख्स थे हम्म, बीजेपी में, एक वाजपेयी जी के जो हम्म, प्राइवेट उसमें चुप ज्यादा बातूनी नहीं थे, लेकिन उनके खुद हम्म। अपने प्राइवेट मित्र थे। एक दूसरे थे अरुण जेटली, बहुत मित्र थे अरुण जी, उनके, आपने और पूरा वो चैप्टर बहुत लिखा, बहुत बातूनी, बहुत सुंदर वो चैप्टर है बहुत वो। बातूनी थे। जी, लेकिन बाकी लोगों के हम प्राइवेट दोस्ती ये सब नहीं जानते हैं, इन पॉलिटिशियंस के, बीजेपी के पॉलिटिशियंस जी। मैं के। इसी में एक सवाल लेकर आ रहा हूँ, और ये जब मैं किताब पढ़ रहा था आपकी, तब मेरे दिमाग में लगातार ये सवाल बन रहा था। मैं सीधे सवाल को ऐसे रख रहा हूँ, वाजपेयी भाजपा के अंदर, या मैं कहूँ कि उस पूरे आरएसएस और भाजपा के पूरे उस कॉकस के अंदर टिक कैसे पाए? कंवरलाल गुप्ता का उदाहरण मेरे पास है, नानाजी देशमुख का उदाहरण मेरे पास है, के एन गोविंदाचार्य की विदाई मुझे आपकी किताब से याद है, बलराज मधु की मुझे विदाई याद है। तो इतने स्टालवर्ड्स को साइड करना, और उस पर से जब आप ये बात बताते हैं कि आपकी किताब में भी बात बात बताती है कि संघ भी कई बार बड़ा, जैसे वो एक आईएएस वाली नियुक्ति का जो हुआ था, उस पर संघ बड़ा चढ़ा था। तो ये इस सब में वाजपेयी कैसे एक तरीके से टिक पाए? क्या ऐसी पावर थी जो बैक कर रही थी? जबकि संघ की तो पसंद आडवाणी जी थे। तो फिर ये इतने स्टाइल, जबकि नानाजी देशमुख जैसे सबको साइड करना, और तो टिक कैसे पाए उस पूरे कॉकस में? नानाजी देशमुख तो खुद साइड में हो गए ना। वो पॉपुलर हाँ, मतलब मुझे पॉलिटिक्स वो में कभी थे जनसंघ थे के। ही नहीं। वो उन्होंने छोड़ दिया जनता पार्टी हुँ, के हुँ, बाद, जब वो हुँ। एक विलय असफल एक रहा। जनसंघ, आपको याद है, डिसॉल्व हो गई थी जब नानाजी हुँ, हुँ, देशमुख ने कहा कि हम लोग जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। फिर जनता हुँ, पार्टी हुँ, को जनता पार्टी को छोड़ा सब, मतलब वो सब बिखर गया वो एक्सपेरिमेंट। हुँ, हुँ, तब जब हुँ, बीजेपी का फाउंडेशन हुआ तो वाजपेयी जी, तो नानाजी देशमुख का दौर खत्म हो गया था। वाजपेयी अच्छा। जी फर्स्ट अध्यक्ष थे, और आप उनकी हुँ, पहला भाषण जो उन्होंने दिया था, वो इस तरह का था कि जैसे मॉडरेट किस्म की पार्टी होगी, आइडियोलॉजिकली। 1980 में ये पार्टी फॉर्म हुई, भारतीय जनता पार्टी, 6 अप्रैल पुराना 1980। जनसंघ के खत्म होने के बाद। हाँ, जी। पुराना जनसंघ क्यों खत्म हुआ? क्योंकि वो जनता पार्टी में अब्सॉर्ब हो गया। आप हुँ, हुँ, हुँ। ये हिस्ट्री आप याद रखिए। जी। उसमें नानाजी देशमुख उस हिस्से में थे। अटल जी की खासियत ये थी कि वो पार्लियामेंट, मैंने कहा, हुँ, शुरू से हुँ, वो जवान एक एमपी थे, और वो हुँ, पार्लियामेंट में बहुत शानदार बातें करते थे। उनके हुँ, पूरे मित्र, तो उन्होंने जनसंघ को इज्जत दी, इज्जत दिलाई अपने भाषण से, अपनी जवानी हुँ, में। जब जनसंघ, आप सोचिए, जनसंघ एक ऐसा फौज था जिसका हुँ, वो तो पूरा कांग्रेस डोमिनेटेड जमाना था। हुँ, उस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी एक शख्स थे जो पार्लियामेंट में खूब पावरफुल, खूबसूरती से अपनी बात रखते थे, अच्छा। ऑफेंसिव नहीं थे वो, और हुँ, उनका कोई कंपैरिजन नहीं था। जब तक वो प्रधानमंत्री हुँ, बने, वो, जैसे मैंने पहले कहा, बुजुर्ग हो गए थे वो, उनका बेस्ट स्पीचेस नहीं थे। लेकिन वाजपेयी जी बहुत शानदार पार्लियामेंट्री पॉलिटिशियन थे। वो इस दौर के पॉलिटिशियन थे जब सोशल मीडिया नहीं था हिंदुस्तान में, ये सब नहीं था। तो पार्लियामेंट परफॉर्मेंसेस लोग एक दूसरे को परखते थे, देखते थे, और हुँ। समझते थे कि ये आदमी अच्छी तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। इसलिए वाजपेयी जी बहुत टैलेंटेड पार्लियामेंटेरियन थे। ओके, इसलिए एक दूसरी मुझे बात मैं आपके सामने रख जी, दूं, जी, दूसरी जी, बात, प्लीज। शायद ये कह सक आडवाणी जी, आप ये भी याद रखिए, वाजपेयी जी ब्राह्मण थे, आडवाणी जी सिंधी थे। लोग कहते हैं कि ये तो जातिवाद का ये आप कास्ट परिचय फैक्टर है। हमेशा होता है। हाँ, हमेशा होता है। वाजपेयी जी ब्राह्मण, सिंधी, जैसे लोग, चाहे लोग कहते हैं कि हम जाति में विश्वास नहीं रखते, सब बीजेपी ने कहा मोदी जी ओबीसी हैं। ओबीसी है। हाँ, वाजपेयी जी तो पंडित थे पूरे। हाँ, ओके, आडवाणी तो जी ये फैक्टर। सिंधी थे, ये उनका एक डिसएडवांटेज था। अच्छा, मैम मुझे एक बात और समझनी है आपसे। ये सेकंड आखिरी क्वेश्चन है। प्रमोद महाजन 2006 में रुखसती हो गई। अट, अ, अरुण जेटली जी की अभी साल भर पहले मृत्यु हो गई। तो
आप बीजेपी के पास ऐसे मैनेजमेंट लीडर क्या मतलब उस संकट आप उस परिस्थिति को कैसे देख रही हैं? क्योंकि प्रमोद महाजन की जनता आपकी किताब में जिक्र है कि संघ मतलब सारा संगठन ऐसे था, अब करना क्या है, फंड कहाँ है, क्या होगा, किसी को पता ही नहीं था कुछ। अब अरुण जेटली भी चले गए, तो जहां तक अब मैं इस जानती पूरी हूँ सब कुछ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हाथ में है। गृह मंत्री की भी सेहत थोड़ी नाजुक है आजकल। हम लोगों जी को डिटेल में नहीं बताया जा रहा है कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, लेकिन सब कुछ उनके हाथ में है। जो भी होगा, कोई आपको पब्लिक फेस नहीं दिखेगा जो सब कुछ संभालेगा। पैसा, इतना पैसा, आपने अगर किताब पढ़ी, आपने नोट किया होगा कि हिंदुस्तान में किसी पार्टी के पास इतना पैसा था ही नहीं। अब इतिहास में इतना पैसा चुनाव में कभी खर्चा ही नहीं जितना बीजेपी ने खुद अपने इलेक्शन स्टेटमेंट्स जो इलेक्शन कमीशन में दिए हैं। तो ये सब कुछ अब मोदी जी और अमित शाह जी के हाथ में है। कुछ लो लेवल लोग, मतलब पॉलिटिकल बिहाइंड द सीन्स नॉन पब्लिक फेसेस मैनेज करेंगे जो भी होगा। पैसा, काडर, ये सब खुद। अगर आप गुजरात का मॉडल लें, जब हमारे प्रधानमंत्री 15 साल तक वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर रखा और एक शख्स था जिसपे उनको पूरा भरोसा था, वो थे अमित शाह। अमित शाह जी। यही यही है, दिल्ली में यही हो रहा है। ओके, एक ये बात मैं समझनी है, इस पर मेरे अभी तक कोई आप कहिए कि मेरे पास कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। 2004 के चुनाव पहले क्यों करा नहीं गए थे? क्या इसकी पूरी परिस्थितियां उस दौर में, आपने तो पूरा दौर देखा, रिपोर्ट किया है, तो ये 2004 के चुनाव पहले क्यों हुए थे? तो इसके बारे में अगर आप ये बता सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि इसके क्या कारण? हिंदुस्तान कि उनको लगा, इंडिया शाइनिंग स्लोगन था, उनको लगा बहुत अच्छा कर रहा है बीजेपी। और अब हम प्रमोद महाजन, वाजपेयी, इन सब लोगों की सोच थी कि हम एक नेचुरल राइट विंग पार्टी हो जाएंगे, आइडियोलॉजिकल एक कैंपेन नहीं करना पड़ेगा। और वो सच में मानने लगे कि हिंदुस्तान चमक रहा है। तो ये भारत उदय का नारा देकर, हिंदी में भारत उदय, अंग्रेजी में इंडिया शाइनिंग इंडिया वाला। शाइनिंग का नारा देकर वो लोग चुनाव में बस चुनाव में आ गए। और स्ट्रेटेजी गलती थी। और लेकिन अगर आप गौर करें तो बहुत छोटे से मार्जिन से वो लोग हारे हैं। कांग्रेस शायद 7 सीटें कम थी कांग्रेस से। हाँ, आज अगर ये बाद होता, में वो आज आप मानिए, अरे कोई नहीं छोड़ता यहाँ। वो वाजपेयी, अडवाणी बेचारे धक्का दिल में बोझ लेकर बैठ गए। वो लोग पार्लियामेंटेरियंस थे, वो लोग पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट करते थे, वो हिंदुस्तान की संसदीय इंस्टीट्यूशन को प्रक्रियाओं को पूरा। रिस्पेक्ट करते थे। जी, वो इस एक मैं दूसरे आखिरी किस्म। सवाल, जी कहिए। जी जी प्लीज, एक आखिरी सवाल मेरे इसमें था। वाजपेयी जी का दौर आपने पूरा देखा और मोदी का दौर हम देख रहे हैं। ये मैंने सवाल मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसे स्टार्क कॉन्ट्रास्ट या ऐसे कोई डिफरेंसेस जो आपको नजर आते हो और आप जो हाईलाइट करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, विस्तार उत्तर आप पूरा जैसे देना चाहें, बिल्कुल अलग किस्म, वो क्योंकि आपने कोalition। 1997 से बीजेपी को। नहीं नहीं, वो बिल्कुल अलग किस्म का दौर है। ये जो दौर आज का दौर है, इसमें तो ना तो एक्सेस है लोगों के पास जी। ज्यादा टॉप लीडरशिप के लिए। वाजपेयी जी का पीएमओ तो सबसे एक्सेसिबल था, मनमोहन सिंह के पीएमओ से ज्यादा एक्सेसिबल था। अब वाजपेयी जी वो दूसरी बीजेपी थी, बातूनी, सब लोग बात करते थे, झगड़ते थे एक दूसरे के बारे में, ओपन बीजेपी थी। अब तो सब बिल्कुल अलग किस्म का दौर है। तो मीडिया के लिए भी वो हैंडआउट्स ले सकते हैं, प्रेस स्टेटमेंट्स, या तो वो वाह वाह वाली स्टोरीज कर सकते हैं कि आपको एक दर्शन, ये मीटिंग नहीं कहूंगी, मीडिया के लोग अब दर्शन लेते हैं प्रधानमंत्री जी के और उसके बाद वाह वाह वाली कहानियां लिख देते हैं। हाँ, यही होता है। ये नहीं कि आप मिले यार, ये वो इलेक्टेड क्रिटिकल लीडर क्रिटिकल है। स्क्रूटनी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। कहाँ आपको प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। लेकिन जैसे मैं कह रही हूँ, लोग, पूरा मीडिया नैरेटिव ऐसे बन गया है कि अब दर्शन होगा जी, प्रवचन होगा और दर्शन होगा। इसी तरह बीजेपी चल रही है। बिल्कुल अलग है, लीडरशिप भी अलग है, दौर भी अलग है, समय भी अलग है, ऑपोजिशन भी इतना कमजोर हो गया। और इसकी वजह, एक वजह भी ये है कि सारा पैसा उनका बंद हो गया और सब डरे हुए हैं कि केस ये खुल जाएगा, वो केस खुल जाएगा। अब ये सब चीजें भी याद रखिए। ये याद रखिए कि आज के अमित शाह
उनको जेल भेजा गया था। 3 महीने वो जेल में रहे। वो तड़ीपार थे गुजरात में। जी याद वो है। सब पे अपना बदला ले रहे हैं अब। हाँ। राणा राणा यूब जी की उस पूरी राणा यूब जी की नहीं, जो पूरी वो राणा जी के इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन के वजह से के पता नहीं, बाद लेकिन कोई एक कुछ वो नहीं, उनका एक इन्वेस्टिगेशन था। लेकिन जो भी केसेस थे, बहुत लॉयर्स, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे उसमें, लेकिन वो एक इन्वेस्टिगेशन था। और जैसे बीजेपी आया पावर में, वो सब हवा में उन्होंने सब डिसमिस कर दिया। ये सब चीजें आप याद रखिए, पूरा अलग दौर है। और ओके। लेकिन कुछ चीजें बदली नहीं है, गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक। मोदी जी अभी तक अपने गृह मंत्री पर पूरा विश्वास करते हैं, और वो बहुत श्रूड पॉलिटिकल मैनेजर है, और काडर के साथ पूरा काम होता है। जी। और कुछ मैम दीपक जी? मैं एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन बस एक अगर आप इस पर टिप्पणी करना चाहें तो भाजपा के अगली 5 की नेता आप किन-किन को देख रही हैं? बहुत मुश्किल है, कोई नहीं दिख रहा मुझे। कोई नहीं, आप क्योंकि बताइए जैसे क्या? जैसे जी, ये आप लोग कहते हैं आदित्यनाथ योगी, कि मोदी अब ओके। मॉडरेट बनेंगे और योगी बनेंगे, लोग कहते हैं, लेकिन देखते हैं। वो चाहते हैं कि वो बने आदित्यनाथ योगी। और आप, मुझे नहीं लगता कि देखिए, अमित शाह की सेहत अगर नाजुक रही, कैसे आप जो जिस तरह से, हाँ, देखिए, अगर वो ठीक हो जाते हैं और एकदम से, वो चाहते तो हैं कि वो मोदी जी के सक्सेसर बने। वो जवान है, रिलेटिवली दिखते नहीं है, लेकिन 55 इयर्स के हैं। हाँ, हाँ, है ना? मैंने एक लेख भी पढ़ा था इस संबंध में। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन सही है। वो अपने आप को समझेंगे कि वो है लीडर, उनके हाथ में बहुत पावर तो है। क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री दर्शन देते हैं और प्रवचन करते हैं, सारा काम तो वो ही संभाल रहे थे। हाँ, असली ग्राउंड में एक्सपेंशन, चुनावी स्ट्रेटजी वो अमित शाह जी संभाल रहे थे। और एक्सपेंशन, उत्तर प्रदेश में चुनाव किस तरह से कराया जाए, ये सब उनके हाथ में था। तो देखते हैं, ये दोनों नाम हैं। अब कैबिनेट में अब कोई मुझे कहाँ दिख रहा है? आप बताइए, आप कोई नाम छोड़िए, मैं जो मार्क कर देती हूँ। महिलाओं ओके में मैं स्मृति ईरानी चुप बैठी हुई हैं, क्योंकि उनकी अमित शाह से सब जानते हैं, ज्यादा बनती नहीं। हम्म। मैं चूंकि राजस्थान से आता हूँ और मैंने अभी पूरा क्राइसिस देखा है, तो मैं ये समझता हूँ, हालांकि मेरे पास तो कोई अनुभव भी नहीं, ज्ञान भी कुछ नहीं, लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि वो एक अच्छा। राजपूत फेस है, और वसुंधरा राजे से अमित शाह की बनती नहीं, हम सब जानते हैं। और मेरी नजर में ओम बिरला एक तरीके से, मतलब जैसे गडकरी टाइप से फेस, बहुत क्यूट से, ज्यादा कोई परेशान नहीं करने वाले इस टाइप के। तो मुझे तो ये दो लगते हैं, बाकी तो मैं कुछ नहीं ज्यादा आप समझता हूँ। राजस्थान के नजरिए से देख रहे हैं? हाँ, हाँ, आप वेल, ये कह सकते हैं, क्योंकि मेरे को नितिन गडकरी जी की सेहत नाजुक है। लोग कहते हैं कि वो भी, देखते हैं। हाँ, बहुत चलिए। बहुत शुक्रिया सबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुझे आखिरी बात आपसे कहनी है, आपने आपकी जो 5 किताब है आखिरी सवाल पूछे हैं, लेकिन नहीं नहीं फिर नहीं से नहीं, आप नहीं ये मुझे पूछिए। बात बतानी है, मुझे ये एडिट हो जाएगा, ये बात जाएगी। इन फेथ वाली जो किताब है मैम, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि भारत की बहुलतावादी संस्कृति के लिए वो किताब बहुत सुंदर दस्तावेज है। बस यही बात है। जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू आपने दीपक हमें जी, समय दिया। ऑल द पर बेस्ट। आपको लाइक और सब्सक्राइब जी, करें। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार, थैंक नमस्कार।